देखिए, मनुष्य के नर जनन तंत्र के अंदर मुख्य रूप से 7 भाग हैं। इन 7 भागों में वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग और शिश्न, इन 7 भागों का अपने को वर्णन करना है। यदि मनुष्य के अंदर नर जनन तंत्र पूछा जाता है तो मादा जनन तंत्र भी बना रखा है। इसके कुल 4 भाग, ठीक है। परीक्षा के अंदर ये चित्र किस प्रकार से बनेगा, ये चित्र मैं बना के बता देता हूं आपको। एक वो कॉपी उपलब्ध करा दीजिए। देखिए, ये चित्र बनाने के लिए आपको ये सबसे पहले आप इस तरह से एक शिश्न बना दीजिए। इस प्रकार से इसका आगे वाला भाग थोड़ा सा उठा हुआ होता है, इस तरह से बना दीजिए और आगे वाले भाग को इस तरह से नली को ऐसे छोड़ दीजिए, है ना। ये करने के बाद में इस साइड में इस प्रकार से एक गोला बनाइए और इसके अंदर बनाना है अपने को वृषण। ये इस प्रकार से वृषण बना दीजिए, गोलाकार वृषण होता है। ये दोनों बनाने के बाद में इसकी कुछ ऊंचाई पर 2 बॉक्स और बनाएंगे आप, जिसमें से एक हो गया ये मूत्राशय और एक इधर आप बनाओगे शुक्राशय। ये एक इधर शुक्राशय बनाओगी। इन दोनों को अलग अलग नलियों से आप इधर लाओगे, ये भी इधर लाओगे। इस प्रकार से आगे जाकर इनको एक ही नली में कर दो। ये पोजीशन आप देख लो अच्छी तरह से। ये अगर सही बन गया ना तो आपका नर जनन तंत्र के जो मुख्य भाग हैं उनका आप अच्छे से प्रदर्शन कर पाओगे। ये आपने बना दिया मूत्राशय, ये बनाया आपने शुक्राशय। ये शुक्राशय क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ ये वृषण है, वृषण में शुक्राणु बनेंगे तो वो शुक्राणु यहाँ इकट्ठे होंगे। इसका मतलब यहां से यहां नली जाएगी, यहां से यहां नली जाएगी। इस वृषण के बाद में जो नली जाती है उसके शुरुआती नली को अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए एक मोटी नली और बना दीजिए आप, इस तरह से मोटी नली। ये मोटी नली इसी से जुड़ी हुई है और यहां से एक नली आप इस तरह से निकालेंगे। ये नली किस में जाएगी? इस शुक्राशय में जाएगी, क्योंकि इसमें जो शुक्राणु बनेंगे ना वो शुक्राणु इकट्ठे कहाँ होंगे? शुक्राशय में इकट्ठे होंगे। ये चीज अपने को पहले से पता है, इसलिए हमने इस तरह से ये नली बना दी। अब ये नली इससे जोड़ दो, है ना। ये इस तरह से मैं ये नली इसमें जोड़ देता हूं। ये नली आप इसमें जोड़ दो, ठीक है। ये मूत्राशय, ये शुक्राशय। तो मूत्र भी इस स्थान से बाहर निकलता है और शुक्राणु भी इसी स्थान से बाहर निकलते हैं। इसलिए इन दोनों नलियों को अलग अलग जोड़कर हम इसको बना देंगे और इसको इस प्रकार से आप यहां पे लाके छोड़ दोगे। इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ये इस प्रकार से ये चित्र बन जाएगा। ये चित्र बन गया नहीं? अब इसमें क्या होता है कि ये मूत्र बाहर निकलता है तो इस जगह पे, इस मार्ग के अंदर मूत्र होना जरूरी होगा ही सही। तो उसका प्रभाव कम करने के लिए, क्योंकि शुक्राणु जब यहां से निकलेंगे तो वो शुक्राणु इस मूत्र के कारण, उसकी क्षारता के कारण या अम्लता के कारण वो खराब हो जाएंगे। तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। तो यहाँ पे मार्ग पे इस जगह पे आप ऐसा निशान बना के और इसका अलग ग्रंथि का नाम दे देंगे अपन, प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या नाम दे देंगे? प्रोस्टेट ग्रंथि नाम दे देंगे। तो ये वाला भाग आपको पता है शिश्न हो गया, है ना। ये वाला भाग आपको पता है वृषण हो गया, ठीक है। ये वृषण हो गया। वृषण जिसके अंदर है, ये बाहर त्वचा का एक आवरण होता है, इसके अंदर वृषण होता है। इस बाहर वाले आवरण को वृषण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम से ही पता लग रहा है, वृषण अंदर है और बाल वाला वृषण कोश है। और ये नली नाम से ही पता लग रहा है, इसके कार्य अपने को पता है। शुक्रवाहिनी है। क्या है ये? शुक्रवाहिनी। ये शुक्रवाहिनी हो गई।
अब आपको पता है ये वृषण से और शुक्राशय से जुड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से ये वृषण के अंदर जो शुक्राणु बनेंगे उन शुक्राणुओं को यह शुक्रवाहिनी शुक्राशय में ले जाएगी, इसलिए जुड़ी हुई है ना। ये मूत्राशय हो गया, ये शुक्राशय हो गया। अच्छा, यहां थोड़ा सा मार्ग में देखना, मूत्राशय से जो नली आ रही है और एक शुक्राशय से नली आ रही है, आप इस नली का नाम अलग लिखोगे और इस नली का नाम अलग लिखोगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मूत्राशय से जो आ रहा है मार्ग, उसको तो आप बोल दो मूत्र मार्ग। ये मूत्राशय से जो मार्ग आ रहा है ना, ये तो हो गया मूत्र मार्ग, इस चित्र के अंदर 6 नंबर से बता रखा है। और शुक्राशय से जो मार्ग आ रहा है उसको स्खलन वाहिनी कहोगी। शुक्राणु का शुक्राशय से बाहर निकलना ही स्खलन कहलाता है, स्खलन है ना। तो ये हो गया स्खलन वाहिनी कहलाएगी। स्खलन वाहिनी और मूत्र वाहिनी आप अलग अलग बता देना। इन दोनों के मार्ग पे यहाँ पे ग्रंथियां बना देंगे, एक एक देखते हैं। जैसे वृषण है, इस वृषण के बारे में इसमें एक एक शब्द लिख रखा है मैंने, आप एक एक लाइन बना सकते हो इससे। एक जोड़ी होते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। वृषण वृषण कोश के अंदर स्थित होते हैं, यहाँ पे अपन वृषण वृषण कोश के अंदर बनाया था। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर हार्मोन होता है। नर हार्मोन का मतलब जिसकी वजह से नर वाले लक्षण नर में नजर आते हैं। अब नर वाले लक्षण यौवनावस्था जब प्रारंभ होती है ना, 18-19 साल का जब लड़का होता है, तो उस समय जो लक्षण नए प्रकट होते हैं वो नर गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। नर गौण लैंगिक लक्षण इसलिए बोलते हैं कि ये एक निश्चित एज के बाद में ही दिखाई देते हैं, है ना, इसलिए ये नर गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। और ये होते नर हार्मोन के कारण, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, शरीर का शक्तिशाली होना, त्वचा का थोड़ा सख्त होना। महिलाओं के अंदर ये गुणों में थोड़ा सा परिवर्तन मिलेगा आपको। आवाज थोड़ी पतली होना, त्वचा का कोमल होना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना, है ना, स्किन का थोड़ा सा कोमल होना, ये मादा हार्मोन के कारण होता है। तो ये दोनों लक्षण जो है ना बचपन में नजर नहीं आते। अगर 6 महीने का बच्चा है तो वहां आपको नजर नहीं आएगा, दोनों के रोने की आवाज एक जैसी ही होगी, दोनों की स्किन एक जैसी ही होगी। तो ये नर हार्मोन और मादा हार्मोन ये गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं, जो एक निश्चित आयु के बाद में दिखाई देते हैं। तो आपको वृषण और अंडाशय का जब आप वर्णन करोगे, मादा जनन तंत्र में आप अंडाशय का वर्णन करोगे और नर जनन तंत्र में जब आप वृषण का वर्णन करोगे, तो नर जनन तंत्र में नर हार्मोन उत्पन्न होता है बताना वृषण के द्वारा, और मादा जनन तंत्र में अंडाशय के द्वारा मादा हार्मोन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये सामान्य विज्ञान का प्रश्न भी है और 10th के कोर्स में भी है, ये तो वैसे भी याद होना चाहिए हर विद्यार्थी को, ठीक है। तो ये एक जोड़ी याद रह जाएगा। शुक्राणुओं का निर्माण करता है वृषण, ये याद रह जाएगा। वृषण कोश में स्थित होता है, और इस हार्मोन के बारे में लिख देना। वृषण कोश के बारे में, इसके अंदर वृषण होते हैं, ये ताप को कम करने का काम करते हैं, क्योंकि यह है क्या कि शरीर से थोड़ा सा बाहर की तरफ होते हैं। स्किन शरीर से थोड़ी सी बाहर की तरफ लगी हुई होती है, बॉडी के अंदर नहीं होती, शरीर से बाहर होती है। और ऐसा इसलिए होता है ताकि शुक्राणुओं का निर्माण जो है शरीर तापमान पर नहीं हो पाता है, इनको थोड़ा सा कम तापमान चाहिए, इसलिए शरीर से थोड़े बाहर होते हैं। कक्षा 12 के अंदर विज्ञान में एक प्रश्न है जो शायद 10वीं में पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछे। ये जो है शुक्राणु शरीर, ये वृषण कोश शरीर से बाहर क्यों होते हैं? वृषण कोश, तो उसका जवाब यही है कि वो शरीर के तापमान पर जो है शुक्राणु का निर्माण संभव नहीं है, थोड़ा तापमान कम चाहिए। तो कम तापमान चाहिए तो अपने शरीर के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि वो वृषण शरीर से थोड़ा से बाहर बना दिए गए, वृषण कोश के अंदर बना दिए गए, ताकि वो उसका तापमान जो है थोड़ा कम हो जाए और शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया में वो व्यवधान नहीं हो। तो वृषण कोश में मैंने क्या क्या लिख रखा है, इसमें वृषण होते हैं, शरीर का ताप को कम होता है यहाँ पे, इस वजह से शुक्राणु का निर्माण हो जाता है, और ये शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक है। शुक्रवाहिनी में, शुक्रवाहिनी ये जानते हो आप? अब इसका कनेक्शन बता सकते हो, ये कनेक्शन क्या है इसका? इधर ये किससे जुड़ी हुई है और उधर किससे जुड़ी हुई है? शुक्रवाहिनी ऊपर से वृषण से जुड़ी हुई, नीचे से
हाँ, नीचे से तो ये वृषण से जुड़ी हुई है और ऊपर ये, तो जब आपको कनेक्शन पता है तो निश्चित रूप से कार्य भी पता होगा भाई, ये दोनों जगह से जुड़ी हुई है तो कार्य क्या हुआ इसका, क्या कार्य हुआ? वृषण में जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है उन शुक्राणुओं को यह शुक्रवाहिनी शुक्राशय में पहुंचाने का कार्य करेगी, इसलिए ही तो जुड़ी हुई है। ठीक है, तो एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी होगी ही सही, क्यों? क्योंकि वृषण दो है तो फिर शुक्रवाहिनियां भी दो होगी। और इसका कनेक्शन आपको पता है, ये CON मैंने लिख रखा है, CON मतलब आप कनेक्शन लिख दो, कनेक्शन लिख दो, ये नीचे कहां से जुड़ी हुई है, ऊपर कहां से जुड़ी हुई, और कार्य लिख दो, जिसको कनेक्शन पता है तो फिर कार्य भी पता है। ठीक है, कि वो वृषण से शुक्राणुओं को शुक्राशय में पहुंचाने का कार्य करती। शुक्राशय जैसे आपने आमाशय पढ़ा, वैसे के वैसे शुक्राशय, आमाशय में भोजन इकट्ठा होता है, यहाँ शुक्राणु इकट्ठे होते हैं। तो यहां लिख देना, ये एक होता है, ये थैलेनुमा होता है, इसका भी कनेक्शन लिख दो। तो शुक्राशय का कनेक्शन फिर होगा वही, कौन सी नली आती है इसके अंदर? शुक्रवाहिनी। और कौन सी जाती है नली? स्खलन वाहिनी। यही कनेक्शन है इसका। ये आगे किससे जुड़ी हुई है, आगे किससे जुड़ी हुई है ना, आगे पीछे जुड़ी रहती है हर चीज। तो आप एक तरफ तो लिख दोगे, इसमें क्या आती है? शुक्रवाहिनी आती है, और जाति कौन सी है? स्खलन वाहिनी। ये इसका कनेक्शन हो गया। और कार्य इसका क्या हो गया? शुक्राणुओं को एकत्रित करना। कार्य क्या हो गया? प्रोस्टेट ग्रंथि, यह है स्त्राव शुक्राणुओं को गति प्रदान करता, सुरक्षा भी प्रदान करेगा और गति भी प्रदान, क्योंकि इसको मार्ग में इसीलिए ही लगाया ताकि यहां से जब शुक्राणु आगे जाए तो यह अपने स्त्राव को उस शुक्राणु के अंदर छोड़ देती, अपने स्त्राव को शुक्राणु के अंदर छोड़ देती है, ताकि वो शुक्राणुओं की गति भी अच्छी बनी रहे और सुरक्षा भी बनी रहे। तो यानी कि वो गति यहां तक जो है आगे मार्ग में इसका कोई व्यवधान नहीं आए। प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया। मूत्र मार्ग, ये मूत्र मार्ग, शुक्राशय और मूत्र दोनों का मार्ग होता है ये मूत्र मार्ग। नली और कनेक्शन लिख देना। ये जो मार्ग होता है पूरा का पूरा है ना, ये मूत्र मार्ग इधर से आ रहा है, तो इसका पूरा लिख देना कि ये शुक्राणु, ये जो मार्ग होता है यहां से शुक्राणु भी बाहर निकलते हैं और मूत्र भी बाहर निकलते हैं। अपन को चित्र बनाने से ही पता लग गया होगा, दोनों का मार्ग होता है। इसलिए इसको जनन मूत्र छिद्र कहा जाता है। जनन मूत्र छिद्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जनन की प्रक्रिया के दौरान शुक्राणु बाहर निकालने का काम भी करेगा और मूत्र उत्सर्जन का कार्य भी करेगा, इसलिए इसको जनन मूत्र छिद्र कहते हैं। आप नाम यहाँ पे लिख सकते हो। कनेक्शन आपने लिख ही दिया कि इनका एक तरफ कनेक्शन तो बाहर होता है। इस नली का कनेक्शन आप बताना चाहो तो एक तरफ तो ये चित्र बाहर खुलता है और एक तरफ जो है ये दो भागों में बट रहा है। एक तरफ मार्ग कहाँ जा रहा है? मूत्राशय की तरफ, और एक तरफ जा रहा है शुक्राशय की तरफ। स्खलन वाहिनी और मूत्र मार्ग के द्वारा जो है आप इसको बता सकते हो। समझ गए? ऐसे आप कर देना। अब ये मूत्र शिश्न, ये बेलनाकार होता है, ये वाला भाग बेलनाकार होता है। मैथुनांग होता है। मैथुनांग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मैथुन करने की क्रिया बोलते हैं। शुक्राणुओं को बाधा की योनि में प्रवेश कराया जाता है, उसी को ही मैथुन कहते हैं। आगे की कक्षाओं में इसकी बहुत डिटेल आएगी। कार्य इसका शुक्राणुओं को मादा की योनि में पहुंचाना, ये शिश्न का कार्य होता है, मादा की योनि में शुक्राणुओं को पहुंचाना। शुक्राणु को क्यों पहुंचाना है? क्योंकि इधर से अंडाणु आएगा। क्या आएगा? और जब मैं आपको मादा जनन तंत्र पढ़ाऊंगा तो इस मादा जनन तंत्र के अंदर ये क्या है? अंडवाहिनी। तो इधर से तो आएगा अंडाणु और इस शिश्न के द्वारा यहाँ पे क्या छोड़ा जाएगा? शुक्राणु। अब वो शुक्राणु हजारों की संख्या में छोड़े जाएंगे और एक शुक्राणु इस नली में अंडवाहिनी में प्रवेश करेगा। इधर से क्या आ रहा है? अंडाणु। इधर से क्या जा रहा है? शुक्राणु। इधर से क्या जा रहा है? शुक्राणु। और उधर से क्या जा रहा है? अंडाणु। अब अंडाणु और शुक्राणु, जैसे ये अंडाणु है और इधर से आ रहा है शुक्राणु, तो ये दोनों इसके अंदर मिलेंगे, ये दोनों इसके अंदर मिलेंगे और इसको निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। इस निषेचन के पश्चात भ्रूण बनता है। वो भ्रूण धीरे 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 खिसकता हुआ इस गर्भाशय में आ जाता है। गर्भाशय की भित्ति से वो एक नली द्वारा जुड़ जाता है और नली द्वारा जुड़ने के बाद में यहाँ पर 9 माह तक उस भ्रूण का विकास होता है और 9 माह के अंदर जो है बच्चे का
विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, 9 माह पश्चात इसी योनि मार्ग से उसका जन्म होता है। तो ये मैंने एक स्टोरी बताई है। तो आप अपने को ये वर्णन मैंने इतना इसलिए बताया ताकि आपको ये याद रहे कि शिश्न का कार्य क्या हो गया, ये मेथुनांग होता है और शुक्राणुओं को योनि में पहुंचाना। तो मुझे लग रहा है आपको अब ये पूरा नर जनन तंत्र का चित्र बनाना आ जाएगा। 7 नाम लिख दोगे और ये 7 नाम लिखने के बाद में ये इसकी जो है 7 ही नाम का एक एक का अगर वर्णन करना है तो आप इससे डिटेल बना लेना। अब आप 5 मिनट के अंदर मादा जनन तंत्र पढ़ लें। केवल 4 नाम हैं। अंडाशय अपने को पहले से ही पता है कि 2 तो अंडाशय होते हैं, इसमें भी ऐसा ही लिखेंगे, 1 जोड़ी अंडाशय हो गए। अंडाशय के ऊपर 2 नलियां लगी हुई होती है, इनको कहते हैं अंडवाहिनी। 2 अंडवाहिनियां होती है। बीच में गर्भाशय होता है ना, बीच में क्या होता है, गर्भाशय, और नीचे योनि होती है। इसका चित्र बना के मैं बता देता हूं। आप त्रिकोणाकार भाग बनाएंगे, इसका आप चित्र बना के देख लें, फटाफट बन जाता है। ये बहुत सरल प्रश्न है, अगर परीक्षा में आता है ना तो ये आपको एक सरल प्रश्न माना जाएगा, ये गलत नहीं होना चाहिए। ये बनाने के लिए आप सबसे पहले तो ऐसे त्रिकोणाकार भाग बना दो। देखो इधर इस तरह से त्रिकोणाकार भाग बन जाएगा। त्रिकोणाकार भाग बनने के बाद में आप एक अंडाशय तो इधर बना दो, चित्र के अंदर एक बादाम साइज दिमाग में रख सकते हो। ये दोनों तरफ अंडाशय बना दिया। ये अंडाशय से अंडाणु इस नली में जो जाएगा ना वो कीप के द्वारा जाएगा। तो इस तरह से एक कीप बना दो इधर, ये कीप होता है ना, इस तरह से कीप बना दिया। अब इस नली, ये वाले भाग को इस नली से जो जोड़ोगे आप तो वो ऐसे घुमा के जोड़ दो, है ना। अब ऐसे यूं घुमा के मैं जोड़ रहा हूं, जैसे ये मैंने जोड़ दिया ये नली से, ये जोड़ दिया ना, और ऐसे कैसे इधर जोड़ दूंगा मैं, और ऊंचाई इसकी इसी लाइन तक रखूंगा मैं अंदाज से। तो ये देखो जुड़ गया, ये इधर से भी जुड़ गया और इधर से भी जुड़ गया। जब तो अब आपको ये तो पता लग गया होगा अंडाशय है ना, ये अंडवाहिनी है, अंडाशय नाम है तो ये अंडवाहिनी है। ये शुक्राणु बनते हैं इसलिए इसको शुक्रवाहिनी कहा, है ना। नाम याद नहीं आते बहुत सारे बच्चों को, तो अंडवाहिनी हो गई। ये गर्भाशय, कौन सा नाम है, ये गर्भाशय है। और ये योनि वाला भाग आप इस तरह से बना सकते हो, ये योनि वाला भाग बना दो 4 नंबर। अब जब गर्भाशय बनाओगे तो गर्भाशय की दीवारें बहुत मोटी होती है, ये ध्यान रखना, मोटी होती है ताकि बच्चे का विकास वहां हो। और दीवार मोटी होने का मतलब उसके लिए जो है एक वो प्लेटफॉर्म बन जाता है, एक स्थान बन जाता है जहां वो ज्यादा सुरक्षित रहे, झटके नहीं लगे। तो जब झटके नहीं लगे तो निश्चित रूप से उसकी दीवार मोटी होती है। तो आप इसकी दीवार को मोटी ऐसे करोगे, ये ऐसे मोटी कर दो इसकी दीवार को, ठीक है। ये ऐसे हल्का सा कर देना। परीक्षा में चित्र बनाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। रबड़ का यूज नहीं करना है, एक बार में जो बन गया वो ठीक है ना। ये गर्भाशय बना दिया आपने। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन कर देते हैं, चित्र बन जाएगा आपसे। ये देखिए, ये चित्र बना रखा है। अब इस चित्र का वर्णन देखिए आप। अब इस चित्र के अंदर वर्णन अपन देखें तो सबसे पहले बात करेंगे अपन अंडाशय की। किसकी बात करेंगे, अंडाशय की बात करोगे तो ये अंडाशय एक जोड़ी, शुक्राणुओं का निर्माण, इधर आप बोल रहे थे अंडाणु का निर्माण, इसमें शुक्राणु का निर्माण। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करेंगे, ये मादा हार्मोन, और मादा हार्मोन मादा गौण लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे अंडवाहिनी की। अब अंडवाहिनी में बात करें तो अंडवाहिनी एक जोड़ी होती, अंडवाहिनी एक जोड़ी, एक इधर एक इधर। अब ये अंडवाहिनी नलीनुमा होती है, और कनेक्शन मैंने यहाँ लिख दिया कनेक्शन। अब कनेक्शन के अंदर आप बताओ ये अंडवाहिनी इधर किसके संपर्क में है और इधर किसके संपर्क में है, बस तो ये हो गया कनेक्शन। आप लिख दोगे ये एक तरफ तो अंडाशय के संपर्क में होती है कीप द्वारा, दूसरी तरफ गर्भाशय से संपर्क में होती है। और गर्भाशय के बारे में क्या बोलेंगे, ये एक होता है, दीवारें मोटी होती है, वो मैं चित्र बनाते समय ही देख लिया था अपन ने।
चित्र बनाते समय दीवारों को मोटा बनाया था ना, तो आप लिख देना ये गर्भाशय, दीवार मोटी होती है, फिर इसका कनेक्शन, तो कनेक्शन में तो ऊपर की तरफ तो दोनों ओर की अंडवाहिनियां जुड़ती है, दोनों ओर की अंडवाहिनियां जुड़ती है, नीचे यह किसमें खुलता है, योनि मार्ग में खुलता है। और यहाँ पे भ्रूण का विकास होता है। तो निश्चित रूप से गर्भाशय तो आप जानते होंगे, गर्भाशय के अंदर जब गर्भ धारण किया जाता है तो वो भ्रूण का विकास होता है। और योनि शिशु का जन्म द्वार है, ये योनि शिशु का जन्म द्वार है। यहाँ पे 9 माह तक बच्चे का जब डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट हो जाता है तो इसी मार्ग से वो बच्चा बाहर आता है। इसका कनेक्शन क्या है, ये अंदर की तरफ तो गर्भाशय से जुड़ी हुई थी, बाहर की तरफ इसका कनेक्शन बाहर होता है, वातावरण से होता है। और अब वो स्टोरी आप थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए। तो आपके पास अगर पर्याप्त समय है तो आप अंडवाहिनी का वर्णन बड़ा कर सकते हो, गर्भाशय का वर्णन बड़ा कर सकते हो। तो स्टोरी क्या है कि शिश्न द्वारा जो है शुक्राणु गर्भाशय की योनि में छोड़े जाते हैं। वो शुक्राणु हजारों की संख्या में छोड़े जाते हैं। वो शुक्राणु में से कुछ शुक्राणु कहाँ जाएंगे, अंडवाहिनी में जाएंगे। और अंडाशय द्वारा जो है क्या छोड़ा जाता है, अंडाणु। और अंडाणु छोड़ा जाता है तो नहीं, गर्भाशय में नहीं छोड़ा जाता है, अंडाणु इस कीप के द्वारा अंडवाहिनी में आता है। कहाँ आता है, अंडवाहिनी। और इस अंडवाहिनी के अंदर ही क्या आएगा, शुक्राणु। और दोनों का मिलना कहाँ होगा, अंडवाहिनी। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना है जो अंडवाहिनी में संपन्न होती है, ये आपको याद रखना है। इसे निषेचन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बहुत डिटेल से पढ़ोगे जब आप आगे की कक्षाओं में, यदि साइंस रखोगे तो इसकी डिटेल्स बहुत ज्यादा आएगी। तो ये मोटे रूप से ये घटना है, तो बहुत बड़ी घटना है। और आप याद रखोगे ये घटना होती कहाँ है, अंडवाहिनी। और इसी घटना को निषेचन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, निषेचन की घटना कहाँ होती है, इसका जवाब है निषेचन। निषेचन की घटना कहाँ होती है, अंडवाहिनी में होती है। कहाँ होती है, अंडवाहिनी में होती है। और निषेचन कहते किसे है, अंडाणु और शुक्राणु का मिलना ही निषेचन है। अंडाणु और शुक्राणु का मिलना ही। इसके बाद में क्या बनेगा, भ्रूण। क्या बनेगा, और वो भ्रूण बाद में खिसकता हुआ कहाँ आ जाएगा, गर्भाशय में आ जाएगा। गर्भाशय के अंदर वो अवल नाल, और अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेसेंटा, उसके द्वारा वो इसकी दीवार से जुड़ जाता है। और समस्त उसके शरीर के विकास की जो प्रक्रियाएं जो उसको डेवलपमेंट करने के लिए जरूरी है, वो उस नली के द्वारा ही संपन्न होती है। और 9 माह तक उसका विकास होता है, फिर उसका यहाँ पे जन्म हो जाता है। तो आपको इतना डिटेल परीक्षा में डालने की जरूरत नहीं है। परीक्षा के अंदर तो आप कि अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि के बारे में केवल 4-4 लाइनें चाहिए, जो वो आप इतना वर्णन ही करोगे। शेष वर्णन तो मैंने इसलिए बताया, यदि आपकी लिखने की स्पीड अच्छी है, परीक्षा के अंदर उसका वेटेज अगर ज्यादा दे रखा है, मान लीजिए ज्यादा नंबर का प्रश्न आ गया और आपको पर्टिकुलर निषेचन के बारे में पूछ लिया या किस प्रकार से भ्रूण का डेवलपमेंट होता है इस बारे में पूछ लिया, तो आप ये आराम से लिख सकते हो। बाकी मादा जन्म तंत्र के अंदर तो आपको केवल ये चित्र बनाना है। इसके मुख्य भाग निम्न होते हैं, इन 4 की लिस्ट बना देना और इन सब में 2-2, 3-3 लाइनें आराम से लिख लेना। अब मुझे बताओ, आप ये नर जन्म तंत्र और मादा जन्म तंत्र कर लोगे आराम से, ठीक है ना, ओके।